जय हिंद दोस्तों, मैं लवी पालीवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस क्रांति विद लवी में। दोस्तों, हमने मौलिक अधिकारों को शुरू कर रखा है और मौलिक अधिकार मैंने आप लोगों को आर्टिकल 31 तक पढ़ा दिए थे। आज का टॉपिक होगा हमारा आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल 32 है, इसको इतना अत्यधिक प्रभावपूर्ण क्यों माना गया संविधान पर, क्यों उसका अधिक प्रभाव देखने को मिलता है संविधान पर, आज इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32 हमारे संविधान में। तो देखेंगे इसमें क्या ऐसी खास बात है। तो जो आर्टिकल 32 में बातें हैं, उसमें कहा गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है भाई, किसमें है ये बात? आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 में ये कहा गया है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अर्थात जो आर्टिकल 32 है ये हमें मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। किसकी भाई? मौलिक अधिकार की, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार, इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है कि मैं तुम्हारे जो मौलिक अधिकार है इनकी रक्षा करूंगा। कौन कहते हैं ये बात? आर्टिकल 32 कहता है। ठीक है, यदि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है या हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत कहां पर जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है ना भाई, किसके तहत? आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं और अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने से बचा सकते हैं। यदि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, हमसे कोई हमारे मौलिक अधिकार छीनता है, तो हम आर्टिकल 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों को लागू कराएगा। और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट यहाँ से हमारे मौलिक अधिकारों को लागू करवाएगा। अर्थात हमारे मौलिक अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता, ये हमारी रक्षा करेंगे। जो आर्टिकल 32 है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। और जब हम आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार के रिट जारी करता है। ठीक है भाई, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट। 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। और ये रिट कौन कौन सी होगी, आइए इनके बारे में भी जानेंगे एक एक करके कि ये कौन कौन सी रिट होती है। नंबर 1 रिट का है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर 2 है परमादेश, परमादेश। नंबर 3 है प्रतिषेध, प्रतिषेध। नंबर 4 है उत्प्रेक्षण। और नंबर 5 है इसमें अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है भाई, क्या है? अधिकार परीक्षा। तो ये 5 प्रकार की रिट है जो सुप्रीम कोर्ट हमें जारी करता है और हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने से हमसे बचाता है। और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी सन 1950 को, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष होते हैं और सारा कार्यभार उन्हीं के ऊपर निर्भर था संविधान बनाने का। तो उनसे पूछा गया कि यदि आपसे पूछा जाए कि जो हमारा संविधान है इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा आर्टिकल है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि जो संविधान में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिसको मैं सबसे अधिक मान्यता देता हूं, वो है आर्टिकल 32। क्यों है आर्टिकल 32? तो उन्होंने अपना तर्क दिया और कहा कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार ही उससे छीन लिए जाएंगे, मौलिक अधिकारों का उससे उल्लंघन हो जाएगा, तो व्यक्ति तो जिंदा लाश के समान है, उसके पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है, तो जीकर क्या करेगा वो। लेकिन आर्टिकल 32 उसके मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है कि उसके मौलिक अधिकारों को कभी भी उल्लंघन नहीं किया जाएगा, उसके मौलिक अधिकारों का, ये कहता है आर्टिकल 32। तो इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी आर्टिकल 32 को सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताया है संविधान के सभी आर्टिकलों में। और आर्टिकल 32 को तो उन्होंने किस चीज की संज्ञा दे रखी है? उन्होंने कहा था आर्टिकल 32 को भारतीय संविधान की आत्मा।
ठीक है, तो कई बार आपसे प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि संविधान की आत्मा किस आर्टिकल को कहा जाता है, तो क्या उत्तर दोगे आप? आर्टिकल 32। ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा कैसे, जैसे एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति के शरीर से यदि उसकी आत्मा ही निकाल ली जाएगी तो मर जाएगा व्यक्ति, ठीक है, यानी कि लाश हो जाएगा। तो ऐसे ही ये है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों को उससे छीन लिया जाएगा तो व्यक्ति वो जिंदा लाश के समान होगा। आई होप इसको आप समझ गए होंगे बात को बहुत आसानी से, ठीक है, कि आर्टिकल 32 क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही हम रिट दायर करते हैं, अपनी याचिका दायर करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट हमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है। और ये 5 प्रकार रिट कौन कौन सी है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षण। ठीक है, आइए इनके बारे में एक एक करके हम चर्चा करेंगे कि क्या है ये रिट। नंबर 1 बात करता हूं मैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, इसमें क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण में इसका जो अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ, इसका अर्थ देख लेंगे और अर्थ से ही आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है। इसका अर्थ है शरीर प्राप्त करना, शरीर प्राप्त करना। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? शरीर प्राप्त करना। शरीर प्राप्त करना कैसे? जैसे कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को पहली बात तो 24 घंटे से अधिक हम हवालात बंद नहीं कर सकते, ठीक है, उसको 24 घंटे के बाद मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, ये बात आप पढ़ चुके हैं। तो यदि किसी व्यक्ति को अवैध तरीके से बंदी बनाया गया है और उसको 24 घंटे से अधिक बंदी बना लिया है, 24 घंटे से अधिक हिरासत में कर लिया है, तो उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और जब उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करती है उस व्यक्ति के विरुद्ध और उसको आजाद करवा देती है, छुड़ा देती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। ठीक है, यानी कि शरीर प्राप्त करना, उस व्यक्ति का शरीर प्राप्त किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये जो रिट है ये प्राइवेट व्यक्ति और सरकारी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। प्राइवेट व्यक्ति कैसे? जैसे कोई व्यक्ति है ए और बी नाम का, तो ए ने बी से पैसे उधार ले लिए। जब ए ने बी से पैसे उधार ले लिए तो ए उसके पैसे मतलब दे नहीं रहा था, ठीक है, ए है और बी है, ठीक है, इसने लिए किससे पैसे? बी से उधार ले लिए, ठीक है। अब जब बी से पैसे मांगता था ए से तो ये मना करता था, तो बी को गुस्सा आया और बी ने क्या किया? ए को किडनैप कर लिया और किडनैप करके अपने घर के अंदर बंद कर लिया, ठीक है। और इस जो प्रक्रिया की उसने 24 घंटे से अधिक हो गई प्रक्रिया, ठीक है, 24 घंटे से अधिक इसने बंद कर लिया उसको। तो कोई सी नाम का व्यक्ति था और जो सी नाम का व्यक्ति था ये देख रहा था कि ए को उसने बंद कर रखा है बी ने अपने घर में, कहीं पर भी बेसमेंट में, कहीं पर भी, तो विंडो में को देख लिया होगा इसने कि इसने बंद कर रखा है। तो इसको आर्टिकल 32 के बारे में जानकारी थी, इसको लगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का ये तो उल्लंघन हो रहा है, यहाँ पर किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार कर रखा है, बंदी बना रखा है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर कर देगा और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ क्या करेगी? फिर एक्शन लेगी बी के खिलाफ कि तुमने इसको गैर कानूनी तरीके से कैसे बंद कर रखा है, ठीक है। यानी कोई भी किसी व्यक्ति को बंदी नहीं बना सकता, इस चीज को आप समझ चुके होंगे, ठीक है ना भाई। यानी कि शरीर प्राप्त करना, जो ए नाम का व्यक्ति था, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट किसका शरीर हमें प्राप्त कराओ, ठीक है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसको बंदी बना कर रखो, ठीक है। ये बात थी इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण में, ठीक है भाई। तो उसका अर्थ लिख लेना आप, शरीर प्राप्त करना, ठीक है। नंबर दूसरा में बात करता हूं, दूसरा है परमादेश। परमादेश, और परमादेश का भी शाब्दिक अर्थ क्या आएगा निकलकर? परमादेश का शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। और आदेश भी कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम आदेश आदेश देते हैं। किसे देते हैं आदेश, ये देख लें अब जब, ठीक है। परमादेश में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आदेश देते हैं, ठीक है। यानी कि जो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है, अपने सार्वजनिक पद पर रहते हुए सार्वजनिक कर्तव्य को करने से इनकार कर देता है, तब उस व्यक्ति के खिलाफ परमादेश की रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। एक उदाहरण से समझेंगे। सार्वजनिक पद यानी कि कोई सरकारी पद पर व्यक्ति है और अपने सरकारी
कार्य को करने से मना कर रहा है जो उसके कर्तव्य है। जैसे मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, तहसील में यदि जाता है कोई व्यक्ति और वहां पर जो पटवारी या कानून वो होते हैं और कह रहे हैं कि हम ये तुम्हारा काम आज नहीं करेंगे, कल नहीं, परसों करेंगे, ठीक है, ऐसे ही चक्कर लगवा रहे हैं किसी व्यक्ति को, तो जो उनका सार्वजनिक कर्तव्य है उससे भाग रहे हैं, वो सार्वजनिक कर्तव्य करने से मना कर रहे हैं, अपना काम करने से मना कर रहे हैं, ठीक है। रोज उस व्यक्ति को बुला रहे हैं, भेज रहे हैं घर की, तुम्हारा काम आज नहीं होगा, कल होगा, कल नहीं, परसों होगा, ठीक है। तो उस व्यक्ति को आर्टिकल 32 के बारे में जानकारी थी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। याचिका के बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ जो सार्वजनिक कर्तव्यों को उल्लंघन कर रहा है परमादेश की रिट लाएगी और क्या कहेगी कि हम आदेश देते हैं। आदेश क्या देंगे कि इस व्यक्ति का काम करो या अपने पद से हट जाओ, ठीक है भाई। तो ये था किसमें, परमादेश में कहते हैं कि हम आदेश देते हैं। कौन कहेगी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। नंबर तीसरे की मैं बात करता हूं, प्रतिषेध, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है, प्रतिषेध, ठीक है। और प्रतिषेध में क्या कहा है, आपको पता होगा जो हमारा भारत देश है यहाँ पर 3 स्तर की न्यायपालिका है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है और नीचे अधीनस्थ न्यायालय है इनके, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय। तो कई बार ऐसा होता है जो मामला अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा होता है वो हाई कोर्ट में पहुंच जाता है और हाई कोर्ट वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो देखो होगा आप लोगों ने, तो 3 स्तर के यहाँ पर न्यायपालिका है हमारी। तो प्रतिषेध में क्या है, जो प्रतिषेध है रिट, ये न्यायालयों से ही संबंधित है। इसमें कहा गया कि यदि यदि हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, ठीक है, यदि हाई कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, लेकिन लेकिन सही प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जा रहा, फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि इस मामले को हमारे पास भेजो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने पास ले आएगी और इस पर खुद सुनवाई करेगी, कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है भाई। क्या कहा प्रतिषेध में कि यदि हाई कोर्ट में कोई भी मामला चल रहा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि जो हाई कोर्ट है इस मामले की प्रक्रिया को सही फॉलो नहीं कर रही है, इस पर गलत फैसला सुना रही है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ रिट जारी करेगी और कहेगी कि जिस मामले तुम्हारे यहाँ चल रहा है, जो ये कोर्ट में मामला, इसको मेरे पास भेजो, और सुप्रीम कोर्ट इस पर स्वयं अपना अंतिम फैसला देती है, ठीक है। समझ गए होंगे इस चीज को भी आप लोग। जैसे आपने सुना होगा भी, एक एग्जाम्पल भी है, कुछ दिनों पहले हिजाब प्रकरण हुआ था और हिजाब प्रकरण में जो हाई कोर्ट में मामला दर्ज किया गया था, ये हाई कोर्ट से मामला ट्रांसफर होकर कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, ठीक है, क्योंकि मामले की प्रक्रिया को सही फॉलो नहीं किया जा रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को अपने पास बुला लेता है, ठीक है। इसको भी समझ गए होंगे। नंबर 4 की मैं बात करता हूं, और नंबर 4 क्या है, उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण में क्या है, ये भी किससे संबंधित है आपका, ये भी न्यायपालिका से ही संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा और नीचे क्या होगा मेरे दोस्त, अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। तो समझेंगे नहीं, मैं थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। इसमें तो कोई भी मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षण में हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर दी, सुनवाई कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि
जो मामला है वो तर्कसंगत है, कैसा है, तर्कसंगत है, या नेचुरल लॉ का इसमें उल्लंघन किया गया है। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसमें, हाई कोर्ट ने यदि किसी मामले पर सुनवाई कर दी है, इसमें तो क्या था, सुनवाई चल रही है, ठीक है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन उत्प्रेक्षण में हाई कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया, और अंतिम निर्णय देने के बाद जब यह बात सुप्रीम कोर्ट को पता चली कि हाई कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय दे दिया है, लेकिन जो वो मामला था तर्कसंगत था या नेचुरल लॉ को उल्लंघन करता था, किसी नियम का वो उल्लंघन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि गलत दे दिया फैसला हाई कोर्ट ने, तो क्या करेगी सुप्रीम कोर्ट, उत्प्रेक्षण की रिट जारी करेगी हाई कोर्ट के खिलाफ, और उस मामले को भी अपने वहां बुलाएगी और उस पर स्वयं अपना अंतिम निर्णय देगी। कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस समझे कि प्रतिषेध में तो कोई मामला चल रहा होता है, इस पर सुनवाई नहीं होती, अंतिम निर्णय नहीं आता, इससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास बुला लेती है। उत्प्रेक्षण में हाई कोर्ट निर्णय दे चुकी होती है, मामले पर सुनवाई कर चुकी होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसे अपने पास बुलाती है मामले को, और तब उस पर अपना अंतिम निर्णय सुन देती है, कौन, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लिख लेना इस बात को आप यहां पर अपनी कॉपी में, हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि मामला तर्कसंगत है या नेचुरल लॉ का उल्लंघन करता है, तो इस मामले को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट अपने पास बुलाएगी और अंतिम निर्णय इस पर सुन देगी। ठीक है, लिख लेना। तो ये जो दोनों रिटें हैं ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। ठीक है, आप नोट में लिख लेना नीचे करके कि जो ये है दोनों प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण रिट ये न्यायपालिका से ही संबंधित है। ठीक है भाई, चलो नंबर 5 की मैं बात करता हूं। नंबर 5 है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा, ठीक है, अधिकार परीक्षा। और अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, अपने अधिकारों को जानना, अपने अधिकारों को जानना। ठीक है जी, क्या कहा गया है इसमें, जो अधिकार परीक्षा की रीट है, अपने अधिकारों को जानना कि हमारे अधिकार क्या है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं उसका भी, या पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि यदि किसी भी व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई सार्वजनिक पद धारण किया है तो उसके विरुद्ध अधिकार परीक्षा की रिट लाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं उसका। एग्जाम्पल जैसे आप देखेंगे कि कोई वैकेंसी आती है यूपी पुलिस की या किसी भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी, तो कोई व्यक्ति है ए नाम का, तो उस ए नाम के व्यक्ति ने, एक ए नाम का है एक बी नाम का है व्यक्ति, अब दोनों मित्र है दोनों दोस्त हैं, तो जो ए नाम का व्यक्ति है ये, इसने अपनी 10th की लोकल मार्कशीट बनवा ली। ठीक है, फर्जी वाली मार्कशीट, जैसे फर्जीवाड़ा होता है, तो और 10th बेस पे वैकेंसी थी वो, तो उसके नंबर वो मेरिट बेस पे वैकेंसी आई होगी, कोई 70% उसमें नंबर चाहिए थे 10वीं में, और इसके जो थे 65% नंबर थे बी के, इसके ओरिजिनल मार्कशीट थी इसके पास, इसने लोकल बनवा ली अपनी मार्कशीट, तो ये फर्जीवाड़े से उस वैकेंसी में भर्ती हो गया। ठीक है, वहां पर चला गया, ठीक है, क्योंकि 70% नंबर थे, लेकिन मार्कशीट इसकी लोकल थी, जाते वक्त इसकी इतनी डॉक्यूमेंट्स की जांच वगैरह नहीं हुई होगी। ठीक है, तो दोनों मित्र थे। अब बी से सब लोग कहते थे कि तेरा मित्र ए तो नौकरी पर चला गया, तो यहीं घूम रहा है, लेकिन बी को इसके बारे में जानकारी थी कि इसने इसको फर्जी मार्कशीट के माध्यम से गया हुआ है, इसने फर्जीवाड़ा किया हुआ, इसने लोकल मार्कशीट बनवाई हुई है, तो उसको सब ताने दे, रिश्तेदार भी पड़ोसी भी, कि तू यहीं घूम रहा, तेरा दोस्त यहीं चला गया है। तो उसको गुस्सा आया बी को, बी ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सारी चीजें बता दी, जो जो हुआ था कि ए जो इस नाम का व्यक्ति है, ए इस वैकेंसी में इस तारीख को ये वैकेंसी आई थी और इसमें ये भर्ती हो गया है, और इसके पास लोकल डॉक्यूमेंट्स है, फर्जी कागज है इसके पास। तो फिर क्या करते सुप्रीम कोर्ट, इसके खिलाफ अधिकार परीक्षा की रिट जारी करेगी, रिट जारी करेगी क्योंकि इसने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही रिट जारी की, इसकी जांच हुई कागजों की दोबारा से, तो फिर क्या हुआ, ये पकड़ा गया उसमें।
ठीक है, वास्तव में इसकी मार्कशीट क्या थी, वो फर्जी थी और उसको क्या कर दिया, नौकरी से बर्खास्त कर दिया और इसको सजा भी होगी और इस पर जुर्माना भी इसको देना होगा। ठीक है भाई, तो ये थी क्या, अधिकार परीक्षा, अपने अधिकारों को जानना कि हमारे अधिकार क्या है। ठीक है, आई होप आप इस चीज को समझ चुके होंगे। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ना और अच्छे से अपने नोट बनाना। ठीक है, यहाँ से यदि पर्सन बनेंगे आपके, हमारे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आप सारे पर्सन एग्जाम में बना कराओगे। ठीक है दोस्तों, और अपना प्यार और सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बनाए रखना। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।